मंजुलिका, एक मौत। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान की खूबसूरती उसके विनाश का कारण बन जाती है। तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मजा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रिया और विहान फोटोग्राफर हैं और फोटोग्राफी के लिए वो एक राजा के पुराने महल में आए हुए हैं। रिया, यहाँ खड़े दरवाजे को क्यों घूर रहे हो? विहान, रिया, पता नहीं क्यों पर दरवाजे के पीछे से किसी लड़की की दर्द में गाने की आवाज़ आ रही है। रिया, विहान, ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। महल में और भी पेंटिंग्स बची हुई हैं, उनको स्कैन करते हैं। क्यों तुम इस दरवाजे के पीछे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो? पर विहान ने रिया की एक नहीं सुनी और दरवाजे पर से सारे ताबीज़, नींबू और मिर्च खोल दिए और एक धक्के से दरवाज़ा खोलकर रिया के साथ कमरे में चला गया। रिया भी उस कमरे को देखकर चौंक गई। जब उसने कमरे को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग और आलीशान मूर्तियां रखी थी। तभी अचानक रिया को एक दीवार के कोने में किसी आदमी का कटा हुआ सर दिखाई दिया। रिया, विहान, इस सर की मूर्ति को देखो, देखने में कितनी असली लगती है ना? विहान, ये तो उसी राजा के सर की मूर्ति है जिसकी पेंटिंग दीवारों पर लगी है, पर यह देखने में मूर्ति नहीं, हूबहू राजा का कटा हुआ सर लगता है। कुछ समय पहले सेनापति कहाँ मर गए सब के सब? राजा साहब महल में पधार चुके हैं और यहाँ पर अभी तक तैयारियाँ भी शुरू नहीं हुई। कहाँ है वो नई नृत्य की मंजुलिका? बुलाओ उसे। राजा साहब बहुत शिकार करके थक चुके हैं, मंजुलिका ही उनकी सेवा के लिए जाएगी। दासी, सेनापति साहब, वो तैयार होने को राजी नहीं है, बल्कि उसने तो श्रृंगार का सारा सामान भी तहस नहस कर दिया है। सेनापति, इतनी ही गर्मी है तो उससे बोलो कि राजा साहब के सामने दिखाए, मेरे सामने नहीं। कहाँ है वो? मंजुलिका के कक्ष में। सेनापति, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? लगता है इतनी मार खा के भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। अरे अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचो। उन सभी की जान भी राजा साहब की तलवार की नोक पर है। इधर तूने नखरे किए और उधर तेरी नानी की गर्दन धड़ से अलग, समझी? इसलिए चुपचाप तैयार हो जा। मंजुलिका, उस विध्वंस को बोलो कि मंजुलिका ने अब दूसरों के इशारे पर नाचना छोड़ दिया है। सेनापति, खबरदार मंजुलिका, अगर तुमने अपनी गंदी जुबान से राजा साहब का नाम भी लिया तो तेरी जुबान से तुझे फांसी न लगा दी तो मेरा नाम भी सेनापति वीरभद्र नहीं है। मंजुलिका, मेरी तो सिर्फ जुबान गंदी है, मगर तेरा राजा विध्वंस, वो तो पूरा का पूरा गंदा है। मुझे पाने के लिए उसने पूरे गांव को जिंदा जला दिया और अब मेरी नानी को मारने की धमकी देकर मुझे नचाने को कहता है। सेनापति वीरभद्र, तुम्हारा राजा बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं रहा वो। मैं तो कहती हूँ उसके सोने के बाद तू आ जाया कर मेरे कमरे में। कसम से कुछ ना कर दिया तो मेरा नाम मंजुलिका नहीं। मंजुलिका की बात सुनने के बाद सेनापति वीरभद्र गुस्से से तिल मिला उठा। वो मंजुलिका को मारने उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी किसी की आवाज़ सुनाई दी और सेनापति वीरभद्र के कदम वहीं के वहीं रुक गए। राजा, अरे वीरभद्र, इतना भी नहीं समझते? यही तो वो चाहती है कि तुम उसे मार डालो और उसे ज़िंदगी और मुझसे हमेशा के लिए आराम मिल जाए। मंजुलिका, आ गया तू? कसम से बड़ा ही बेशर्म किस्म का इंसान है तू। इतनी बातें सुनने के बाद भी अपना मुंह उठाकर रोज़ रात को चला आता है मेरे पास। राजा, अब क्या करे मंजू, तेरी जवानी मुझे जीने नहीं देती और मरना मैं चाहता नहीं हूँ। इसीलिए रोज़ आता हूँ तेरे पास ताकि खुद को ज़िंदा रख सकूँ, तुझे तड़पा सकूँ, तुझे तकलीफ़ दे सकूँ। वो क्या है ना, जब तक खूबसूरत चीज़ पर दाग न लगा हो वो खूबसूरत ही रहती है, नायाब नहीं होती। कहते हुए राजा विध्वंस ज़बरदस्ती मंजुलिका के गालों को छूता है, फिर धीरे धीरे उसे गुस्से से मसलने लगता है। मंजुलिका को ऐसे दर्द में तड़पता देखकर राजा विध्वंस की आंखें चमक उठी। उसे मंजुलिका को दर्द से कराते देख मज़ा आ रहा था। राजा, चल, तू भी क्या याद रखेगी कि किसी दरिया दिल राजा से तेरा पाला पड़ा था। जा, आज़ाद कर दिया तुझे। बस आज आखिरी बार दिल खोल कर मेरी महफिल को रोशन कर दे, उसके बाद मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। मंजुलिका मन में, अब मैं भी अपने प्रेमी के साथ खुली हवा में सांस लूंगी, अपना परिवार बसाऊंगी। राजा विध्वंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके मंत्री और प्रजा से पूरी सभा सजी हुई थी। सबके मन में मंजुलिका का नृत्य देखने की लालसा थी। तब मंजुलिका पूरी तरह श्रृंगार में डूबी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। मंजुलिका का रूप देख प्रजा में बैठे लोगों के मुंह से लार टपकने लगी। राजा, नृत्य शुरू किया जाए। राजा विध्वंस के आदेश पर चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने चालू हो गए, जिसे सुन मंजुलिका की धुन पर थिरकने लग गई।
वो पूरी सभा में झूम झूम कर खुले दिल से नृत्य कर रही है और वही गाना भी गा रही है जो कि वो अपने प्रेमी के लिए गाया करती थी। पूरी सभा मंजुलिका के नृत्य से मदहोश हो गई। तभी राजा विध्वंस एकदम से खड़ा हुआ, जिसे देख पूरी सभा को मानो सांप सूंघ गया हो। सब के सब एकदम शांत हो गए। राजा: वाह मंजुलिका वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि मेरी नज़र सच में बहुत कीमती है। जो हीरो को पहचानना भी जानता हूँ और उन्हें तराशना भी। जैसा कि मैंने कहा था, आज की महफिल तेरी इस राज महफिल में आखिरी महफिल होगी। पर जाने से पहले इतने साल जो तुमने हमारा मनोरंजन किया, उसके लिए हम तुम्हें भेंट देना चाहते हैं। राजा ताली बजाते हुए: अरे लैला, ओ भाई। तभी कुछ दास हाथ में थाल सफ़ेद कपड़े से ढक कर लाते हैं। राजा: ये लो मंजुलिका हमारा तोहफा, उम्मीद है तुम्हें बेहद पसंद आएगा। ये लो हमारा पहला तोहफा, तुम्हारी माँ का सर। मंजुलिका को अपनी माँ का कटा हुआ सर देखकर सदमा लगा था। वो अपनी माँ का सर देख चीखने ही वाली थी कि राजा विध्वंस ने मंजुलिका को बालों से पकड़ दिया और दूसरी थाली की ओर बढ़ गया। पर जब ये सब देख चौंक गई। फिर से एक बार सबके मुंह खुले हुए थे, लेकिन इस बार उसकी वजह डर था। राजा: ये देख तेरे पिता का कटा हुआ सर, ये रही तेरी छोटी बहन, ये रहा तेरा छोटा भाई, ये तेरी नानी, और अब बारी है तेरे दिल के सबसे करीबी इंसान के सर की, तेरा प्रेमी। मंजुलिका से जुड़ा हर एक शख्स का सर राजा विध्वंस ने उसे तोहफे के रूप में भेंट किया था। मंजुलिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी मौत का दुख पहले मनाए। तभी राजा विध्वंस ने अपनी आखिरी चाल चली। राजा: अरे क्यों, आखिरी तोहफा तो देना बाकी है तुझे। तभी राजा ने आखिरी थाल से कपड़ा हटाया और उस थाल में मंजुलिका के चेहरे की बनावट जैसी ही मिट्टी का कटा हुआ सर था। मंजुलिका अपने सर की मूर्ति देख जोर जोर से हंसने लगी। मंजुलिका, मैं जानती थी तुम मेरे साथ ऐसा ही करेगा, लेकिन याद रख विध्वंस, मैं जो तेरे साथ करूँगी उसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। इससे पहले मंजुलिका अपनी बात करती, राजा विध्वंस ने एक झटके से मंजुलिका का सर धड़ से अलग कर दिया। मंजुलिका का सर कटते ही पूरी प्रजा फुसफुसाने लगी थी। सबकी नज़रें मंजुलिका के कटे हुए सर पर टिकी थी, जो कि मरने के बावजूद राजा विध्वंस को ही घूरे जा रही थी। कुछ दिन बाद मंजुलिका का गीत सुन पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ लोग मंजुलिका के डर से भाग रहे थे। मंजुलिका अब हाथ में अपना ही कटा हुआ सर लेकर गीत गाते हुए राजा को विध्वंस के कमरे की ओर जा रही थी। जो कोई भी उसके रास्ते में से रोकने की कोशिश करता, मंजुलिका अपनी नज़रों से रोशनी का वार करके उन सब के टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं आ गई राजा विध्वंस, देखो तुम्हारी मंजुलिका तुम्हारे पास आ गई। अब भी मुझसे गुस्सा रहोगे मेरे राजा? मंजुलिका की प्यार भरी बातें सुनने के बाद जैसे ही राजा विध्वंस ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक बिना सर का धड़ था, जिसका सर धड़ के हाथ में लटका हुआ था, उससे बातें कर रहा था। राजा विध्वंस इससे पहले कि कुछ समझ पाता, मंजुलिका राजा विध्वंस के अंदर विलीन हो गई और पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। एक सैनिक भागता हुआ सेनापति को सूचित करने के लिए जाता है। सैनिक: सेनापति जी, मंजुलिका की आत्मा राजा जी के शरीर पर कब्जा कर चुकी है। सिपाही की बात सुनकर सेनापति वीरभद्र तुरंत ही राजा के कमरे की ओर जाता है, लेकिन उसने जो मंजर देखा वो सेनापति कभी नहीं भूल सकता था। राजा विध्वंस अपने ही सीने का मांस नोचकर खा रहा था। इस बीच राजा की नज़र जैसे ही सेनापति और उसके सिपाहियों पर पड़ी तो उसने अपनी आंखों की नज़र भर से सिपाहियों के टुकड़े कर दिए, पर सेनापति को जिंदा छोड़ दिया। मंजुलिका, तुम मुझे मारने चला था ना? जा, मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया। बचा सकता है तो बचा ले। तेरे पास 2 दिन का समय है, वरना मैं पूरे राज्य को ख़त्म कर दूंगी। इतिहास के पन्नों में साइड में एक नाम रहेगा और कुछ नहीं। अगले दिन: सेनापति, बाबा, उस मंजुलिका के नाम से सारा राज्य डरा हुआ है, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। बाबा: बेटा, बेगुनाह लोगों की जान लेने पर तो भगवान तक को श्राप भोगना पड़ता है, और मंजुलिका तो फिर भी एक आत्मा है। तुम ना उसे उसका बदला पूरा करने दो, फिर वो अपने आप तुम सबको जिंदा छोड़ देगी। सेनापति: इसका मतलब तो राजा विध्वंस को मरना ही होगा। बाबा: हाँ बेटा, राजा विध्वंस को मरना होगा, और उसे तुम मारोगे, वो भी तुम्हारे खुद के हाथों से। और तुम्हें उसके जिस्म के 7 टुकड़े करने होंगे, जिनमें से 4 को 4 अलग अलग दिशाओं में दफनाना होगा, और बाकी के 3 टुकड़ों को आग, पानी और ज़मीन में विलीन करना होगा। तभी मंजुलिका की आत्मा को काबू किया जा सकता है। सेनापति जब राजा विध्वंस के कमरे में गया तो उसे इस बार एक और घिनौनी हकीकत का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि राजा विध्वंस पैर के ऊपर का सारा मांस नोचकर खा चुका था। सेनापति: राजा जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मासूम प्रजा का सवाल है। इतना कहकर सेनापति राजा विध्वंस के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बारी बारी से राजा के जिस्म के टुकड़ों को बोरे में भरने लगता है। सेनापति:
मंजुलिका, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें इस सोने के पिंजरे से आज़ाद करा सकूं, लेकिन मैं बुरी तरह से नाकामयाब रहा। लेकिन तुमने अपनी आज़ादी खुद ही ढूंढ ली। काश तुम्हारे ज़िंदा रहते हुए तुमसे ये सब कह पाता। लेकिन मंजुलिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। और ये सब इसलिए कि इतिहास तुमको याद रखे और शायद इस बहाने मेरा भी जिक्र हो जाए। अगले दिन सेनापति बाबा के साथ मिलकर राजा के कमरे का दरवाज़ा मंत्र और ताबीज़ से हमेशा के लिए बंद कर देता है, ताकि कभी भी फिर मंजुलिका की आत्मा किसी को परेशान न करे। लेकिन तब तक क्या होगा जब खुद ही कोई मंजुलिका के सामने मरने चला आए। रिया और विहान उस सर वाली मूर्ति को देख ही रहे थे कि तभी इस मूर्ति ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें एकदम लाल थी, जिसे देखकर रिया और विहान बुरी तरह डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस मूर्ति की आंखों में से तेज रोशनी निकलती है और रिहान और रिया के टुकड़े टुकड़े कर देती है और एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, मंजुलिका फिर वापस आ गई। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।